हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो बच्चों, जैसा कि हम इस टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे कैपेसिटर को। और कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में लगाया जाता है तो आपको पता है कैपेसिटर का जो सिंबल होता है उसमें दो प्लेट्स इस तरह से बनाई जाती हैं, बीच में कुछ गैप होता है। एक्चुअल में भी कैपेसिटर जो होता है टू मेटालिक प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से कुछ स्मॉल सेपरेशन पर रखी हुई होती हैं। तो जब इस डिवाइस को, जिसमें कि दो मेटालिक प्लेट्स हैं और इनके बीच में है थोड़ा सा गैप, किसी सर्किट में हम लगाते हैं, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि सर्किट तो एक तरह से ब्रोकन सर्किट जैसा दिख रहा है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है गैप। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम आज की वीडियो में इसे तलाशेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी हमारा आज का टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कैपेसिटर बना हुआ है। इस कैपेसिटर को हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया है, और कैपेसिटर की एक प्लेट पर आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर आता है नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर एक टाइम सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। जब तक ये चार्ज होता है, इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंक्रीज करती जाती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो इसकी प्लेट्स के बीच में है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस वजह से आ रही है? क्योंकि इसकी दोनों सरफेस पे, एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब कि कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्जेस। जो चार्ज उसकी प्लेट्स पे एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं, इसकी वजह से उन पर आ जाता है क्या? एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रहती है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रहती है, और प्लेट्स के बीच आ जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करता है। अब हम डिस्कस करते हैं उस चीज को जिसकी अभी हमने बात की थी, कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। देखिए, ये एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ हमने कैपेसिटर की प्लेट्स ले ली हैं, और इधर एक की है। जब तक ये की नहीं जुड़ी हुई, सर्किट ओपन सर्किट है, तब तक तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। लेकिन हमने इस की को क्लोज कर दिया। अब सर्किट, आप कहेंगे सर अभी भी ये ओपन सर्किट जैसा लग रहा है क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में है गैप, है ना। तो अब इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो देखिए, जो कैपेसिटर है, यहाँ का जो पॉजिटिव वोल्टेज है और यहाँ का जो नेगेटिव वोल्टेज है, ये इसकी इस प्लेट पर इनिशियली पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, और यहाँ पर रहेगा इसका नेगेटिव वोल्टेज। ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज के कारण यहाँ से हमें पता है सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज जाकर इस सर्किट पे इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पर जाके इकट्ठा हो रहा है नेगेटिव चार्ज। ये करंट जो है इसी चार्ज के फ्लो के कारण दिखाई देगा, लेकिन करंट बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए दिखाई देगा। यदि हम इस सर्किट में यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं तो हमें एक्चुअल में दिखाई देगा कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है? क्योंकि इनिशियली इस प्लेट का वोल्टेज जीरो है। जब इसे पॉजिटिव वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, तो ये प्लेट इससे पॉजिटिव वोल्टेज लेती है, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये प्लेट ये नेगेटिव वोल्टेज पे आती। इस पूरी प्रोसेस को होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम बोल सकते हैं कि इतनी देर तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इतनी देर तक करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा कब? करंट का फ्लो रुकेगा जब इस पे चार्ज इतना इकट्ठा हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इतना इकट्ठा हो जाए और इस पर नेगेटिव चार्ज इतना इकट्ठा हो जाए, इसके बीच में जो वोल्टेज आ जाए वो एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी के अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो करंट का फ्लो रुक जाएगा। इनिशियली करंट थोड़ा ज्यादा फ्लो करेगा, फिर करंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा? Q बाय सी। जहां पर Q क्या है? ये वाला पॉजिटिव चार्ज, या फिर यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज, और C है इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो इनिशियली जैसे ही हमने इसे लगाया तो ये वोल्टेज यहाँ पर इसे मिला पॉजिटिव वोल्टेज। अब देखिए, शुरू में यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर जीरो वोल्टेज है।
वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा है तो इनिशियली करंट हमें दिखेगा ज्यादा। धीरे धीरे इस पे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इस पर से एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है जो कि यहाँ आ रहा है, अगली बार दूसरा चार्ज आ रहा है, अगली बार तीसरा, इस तरह से ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बैटरी का वोल्टेज मान लीजिए इनिशियली 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट, 5 वोल्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चार्ज इकट्ठा होता है तो इसका वोल्टेज बढ़ता जाता है। मान लीजिए 5 है, ये 1 हो गया तो 4 वोल्ट का डिफरेंस बचा, फिर 2 हो गया तो 3 वोल्ट का बचा। ऐसे करते करते जब ये 5 वोल्ट का डिफरेंस, ये भी 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, मतलब डिफरेंस 0 वोल्ट का हो जाएगा, तो करंट का फ्लो होना रुक जाएगा। तो इनिशियली करंट लार्ज वैल्यू के साथ फ्लो करेगा और थोड़ी ही देर के बाद जब जिस ड्यूरेशन में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब बैटरी का वोल्टेज के बराबर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच वोल्टेज आया जाएगा, इस टाइम में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन इनिशियली करंट फ्लो होता है। करंट का फ्लो यहाँ पर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच आपको दिख रहा है कि सर्किट ओपन सर्किट है, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जाता भी नहीं है। जो चार्ज है तो यहां से सिर्फ यहां तक आता है और चार्ज यहां से यहां तक आकर इकट्ठा होता रहता है और यहां पर बन जाता है, बन जाती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। या इन दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर नहीं होता तब तक चार्ज यहां से यहां तक आता रहता है, और इसके कारण इस वायर में हम यदि हमने एमीटर लगा दिया या यहाँ लगा दिया, हमें सर्किट में ऐसा लगेगा कि करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमने समझा किस तरह से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बीच में गैप है लेकिन फिर भी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा था। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज के एक्यूमुलेशन के तरीके से किस तरह से कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल कंडक्टर है या कैपेसिटर है, कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट के शेप में हो तो हम उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और एक सिर्फ एक स्फेयर, ये भी एक तरह का कंडक्टिंग स्फेयर कैपेसिटर होता है। मान लीजिए कोई स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है जिसकी रेडियस आर है, इस पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, हम इसे एक चार्ज ला कर देते हैं क्यू। ठीक है, तो ये जो क्यू हम लेकर आ रहे हैं कहीं भी किसी रेफरेंस पॉइंट से, इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इसे यहां तक लाने में हमें कोई वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट नहीं करना पड़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं था जो कि दूसरे चार्ज को इसके पास लाने में अपोज कर सके। लेकिन एक बार ये चार्ज इसकी सरफेस पे पहुंच जाता है तो इसके कारण ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि कितनी होती है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, या फिर इसके कारण ये पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, इसकी सरफेस पे कितनी होगी, के क्यू बाय आर। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट हम कोई दूसरा चार्ज लाएं क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोज कर रही है, या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इसको अपोज कर रहा है, उस तरफ को फोर्स लगा रहा है और हमें से इस फोर्स के अगेंस्ट इस तरफ मूव करवा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पे फोर्स लगाएगी एफ बराबर क्यू, क्यू ये वाला चार्ज, ई ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। लेकिन हम फिर भी उस दूसरे चार्ज को यहाँ लेकर आ रहे हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा। इनिशियल जो हम पहले वाले चार्ज को लेकर आए थे उसमें हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि जो स्फेयर था उस पर इनिशियली कोई भी चार्ज नहीं था। लेकिन एक चार्ज आ जाता है तो वो दूसरे चार्ज को लाने में दिक्कत पैदा करता है। मान लीजिए दो चार्ज आ जाते हैं तो दूसरे चार्ज को लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा W1, पहले वाले में करना पड़ा था 0। अब यहाँ पर दो चार्ज हो जाते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2Q/R। अब तीसरा चार्ज लाओगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, पहले चार्ज को लाने में 0 वर्क, दूसरे को W1, तीसरे को W2। इस तरह से हमें अगर इसे चार्ज करते जाना है, लगातार चार्ज देते जाना है, तो इससे हमें चार्ज करने में कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो ये जो वर्क डन है, जो हमने इस स्फेरिकल कंडक्टर को या कैपेसिटर को चार्ज करने में किया, यही वर्क डन इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन के लिए हम एक्सप्रेशन किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए वर्क डन होता है Q इंटू वी।
ये पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल में हम किसी चार्ज क्यू को लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। पहले चार्ज के लिए क्यू के क्यू बाय आर हुआ, दो चार्ज आ गए तो के टू क्यू बाय आर हुआ, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो ये वेरिएबल है, और हर बार हम नया चार्ज ला रहे हैं तो ये वेरिएबल में डिफरेंट कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, जिस वजह से हमें वर्क कुछ अलग अलग तरीके से करना पड़ रहा है, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा होगा, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा वर्क एक चार्ज को एक पोटेंशियल वी डैश पर लाने में किया गया इतना, ठीक है। तो अब पोटेंशियल भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, यहाँ हम इसे किस तरह से और लिख सकते हैं, क्यू डैश बाय सी, क्योंकि चार्ज जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो क्यू डैश है ये हर बार बदल रहा है, तो ये डिफाइन करेगा कि पोटेंशियल किस तरह से वेरिएबल है। बाकी इस चीज को हम इसी तरह से लिख देते हैं। अब इनिशियली मान लीजिए कि चार्ज था कैपेसिटर पर जीरो, और उसे हमें कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। इसके लिए हम लिमिट लगाते हैं जीरो से क्यू, क्यू डैश बाय सी डी क्यू, वन बाय सी कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, क्यू डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाय टू, और लिमिट रख देंगे हम जीरो से क्यू। तो ये जो वर्क डन दिखाई दे रहा है आपको, वन बाय टू लिमिट रखने के बाद क्यू स्क्वायर बाय टू सी, यही के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसके कुछ और भी एक्सप्रेशन निकल सकते हैं, किस तरह से निकल सकते हैं, Q बराबर होता है C इंटू वी। अगर हम यहाँ पर Q बराबर C भी रख दें तो ये हो जाएगा C स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी, एक सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाय टू सी वी स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन तो ये देखने को मिला, ये हमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट के फॉर्म में मिल गया था ये एक्सप्रेशन, और ये हमने अभी इससे निकाल लिया। एक और तरीके से निकाला जा सकता है, यहाँ पर आप सी की वैल्यू रख दीजिए, सी को रख दीजिए क्यू बाय वी, तब हमें मिल जाएगा वन बाय टू क्यू इंटू वी, इस तरह से एक एक्सप्रेशन। तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन है जो कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कैपेसिटर स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, अब अगर कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और एनर्जी का एक्सप्रेशन तीन एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन की हम बात करें तो ये निकल के आया था क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, इससे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इसकी प्लेट्स के बीच सेपरेशन डी है और प्लेट्स का एरिया है ए। तो इसकी टोटल एनर्जी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर, एक एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि कैपेसिटर पे जो टोटल चार्ज होता है क्यू, वो तो देखने में मतलब कैसा लग रहा है, क्या नेट चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू। कैपेसिटर पे नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन जब भी हम कैपेसिटर के चार्ज के बारे में बात करते हैं तो वो एक्चुअल में उसके पॉजिटिव प्लेट के चार्ज के बारे में बात हो रही होती है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्यू स्क्वायर क्या हो सकता है, क्यू स्क्वायर हो सकता है सरफेस पे चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ सरफेस ए, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू। अब ये वन बाय सी को मैं यहां लिख लेता हूं, सी क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जो कि क्या होता है एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। इसे मैं यहां लिखूं एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। ये तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से बन गया है जब हमने वैल्यू पुट की क्यू की और सी की। से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं हम, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगी होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन जीरो
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्लेट्स के बीच में हमने मान के चल रहे हैं कि एयर है, एयर कैपेसिटर है, जिसकी परमिटिविटी भी फ्री स्पेस के बराबर ही होती है। तो यहां पर अगर हम देखें, इस एप्सिलॉन जीरो में एक और एप्सिलॉन जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर हो जाएगा, और इधर एक एप्सिलॉन जीरो ले आएंगे हम। अब इस एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर को इस सिग्मा स्क्वायर के नीचे ले जाएं अगर हम, तो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा पे स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है अलग, ई हो जाएगा। तो ये बन जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो ई का स्क्वायर डिवाइड बाय टू, नीचे क्या बचा, एरिया ए बचा, ऊपर एप्सिलॉन जीरो डी, और ये ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, एक ए से हम ए स्क्वायर की एक पावर कम कर देते हैं, तो डी इंटू ए, डी इंटू ए क्या है, डी है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, एक तरह की डिस्टेंस है, और ए है एरिया, एरिया इंटू लेंथ, ये बन जाता है वॉल्यूम। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर बाय टू, और ये आ गया हमारा वॉल्यूम कैपेसिटर के बीच के स्पेस का। इस वॉल्यूम से अगर मैं इस एनर्जी को डिवाइड कर दूं, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो एक टर्म देखने को मिल रही है एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर बाय टू, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये रहता है एनर्जी डेंसिटी, जिसका सिंबल बनता है स्मॉल यू। यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी की, एनर्जी डेंसिटी की यूनिट की अगर बात करें तो एनर्जी की यूनिट है जूल, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो जूल पर मीटर क्यूब, इस फॉर्म में हमें एनर्जी डेंसिटी दिखाई दे रही है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये इसमें हमने समझा किस तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से भी, मतलब कैपेसिटर को लगाया बीच में से तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तब भी सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो हो रहा था। इसके अलावा एनर्जी का एक्सप्रेशन समझा, और एनर्जी डेंसिटी जो एनर्जी को कैपेसिटर स्टोर करता है, उस एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखें एनर्जी डेंसिटी, उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये भी हमने समझ लिया है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।